हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के मेरे चैनल स्मार्ट कंसेप्ट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक सब टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में कार्बन कंपाउंड का एक आता है कंबशन। तो कंबशन पर जो आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है कि ये केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सब्सटेंसेस, जो कि सॉलिड लिक्विड गैसेस कुछ भी हो सकता है, और वो जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। और ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शंस है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड आप जानते हैं जिसमें कि हीट लिबरेट होता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेसेंस, ये सब जो है बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एलोंग विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म जैसे कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरेसेंस है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या है कि कार्बन का ही बना हुआ है, मगर स्पेस में कार्बन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जिसके चलते उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहता है। अब ग्रेफाइट है तो सॉफ्ट है, जबकि डायमंड काफ़ी हार्ड है। तो इस तरह जो है, मगर एलोट्रॉपिक फॉर्म भी जो है वो भी जो है कंबशन के रूप में, अगर उसको हाई टेम्परेचर पर भी अगर डायमंड को जलाया जाए तो वो उसी तरह जलेगा जैसे कि ग्रेफाइट जलता है, और साथ में आपको हीट एंड लाइट देगा। तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही, और साथ में हीट एंड लाइट के रूप में देगा। आप देखिए, एक मोलकुल कार्बन और एक मोलकुल ऑक्सीजन जुड़ के एक कंप्लीट मोलकुल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ये आपका हीट एंड लाइट के रूप में आपको देता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये एक तरह से कंप्लीट रिएक्शंस के रूप में हो गया, जिसमें कि आपको मैक्सिमम आपको हीट वैल्यू आपको मिलेगा। अब आइए कि मीथेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, अब जैसे कि आपका एलपीजी गैस वगैरह में मीथेन ही होता है जो कि जलता है और आपको हीट देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। उसी तरह अगर अल्कोहल हम जलाते हैं, अल्कोहल जलाते हैं तो ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो स्पैचुला पर हम ले लेते हैं नेपथलीन, कैम्फोर या फिर अल्कोहल, और उसको हम जला रहे हैं। ठीक है, जला रहे हैं, और जलाने पर उसका हम चेक कर रहे हैं कि फ्लेम का कलर कैसा है, और उसके ऊपर एक मेटल का प्लेट हम लगा दे रहे हैं, मेटल का प्लेट लगा दे रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या उस पर कोई डिपॉजिट भी आया है क्या। तो आप यहाँ पर देखिए कि नेपथलीन का स्ट्रक्चर के रूप में ये आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में है। ठीक है, उसी तरह कैम्फोर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्कोहल जो है वो आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसको लेकर जब हम एक्टिविटी करते हैं तो कुछ हमको उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलता है। एक एक्टिविटी और भी है कि यदि बर्नर में हम कोई गैस को जला रहे हैं, और बर्नर में देखिएगा कि ये एक होल होता है जो कि वो एक तरह से गेट के रूप में हो गया, जिसको कि हम कम बेसी करके ऑक्सीजन सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि फ्लेम का हमारा
कलर कैसा है, और ये सारा जो है वो जो प्लेट वगैरह लगाएंगे तो उस पर कोई डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एक्टिविटी करने के बाद जो हमको इन्फ्रेंस के रूप में मिलता है तो वो ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये सारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम वाइल, तो इसको जब हम जलाएंगे सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमको बहुत क्लीन आपका फ्लेम मिलेगा। अब जैसे घर में एलपीजी वगैरह आप जलाते हैं, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, तो आपको क्या है कि उसमें फ्लेम एकदम ब्लू कलर का साफ फ्लेम मिलेगा और आपका बर्तन वगैरह के बॉटम में कोई कालिक वगैरह के रूप में नहीं मिलता है। तो और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब आप जलाएंगे तो आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे कि नेफ्थलीन है, कैम्फोर है, बेंजीन है, आपका इथीन है, इथाइन है, ये सारा, तो विल गिव ए येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। जब जलाएंगे तो आपको देखिएगा कि काफ़ी काला धुआं के रूप में आपको मिल रहा है, और काला धुआं जो मिलेगा उसमें आपको सूटी मतलब कि कालिक के रूप में मेटल प्लेट पर एक डिपॉजिट भी आपको मिलेगा। तो एक्टिविटी 4.3 में आप देखेंगे, और एक्टिविटी 4.4 जो है उसमें आप देखिएगा कि जब हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, जब हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, मगर ऑक्सीजन अगर हम लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो बात बोला कि जनरली गिव क्लीन फ्लेम, तो जनरली गिव क्लीन फ्लेम का मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑक्सीजन फुल सप्लाई दे रहे हैं तब तो हमको क्लीन फ्लेम मिलेगा, मगर ऑक्सीजन को कंट्रोल कर देंगे तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा बिहेव करने लगता है, सूटी फ्लेम देने लगता है। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कंबसन जो होगा वो कंप्लीट ना होकर इनकम्प्लीट कंबसन बोला जाता है। ठीक है, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव ए सूटी फ्लेम। तो इस तरह आप देखिए कि मीथेन को अगर फुल सप्लाई एक मोलकुल मीथेन को जलाने में 2 मोलकुल आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, और इस तरह जो है एक बैलेंस इक्वेशन के रूप में केमिकल इक्वेशन आपका बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोलकुल मीथेन 2 मोलकुल ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है। मगर वहीं पर आप देखिए कि 1 के जगह पर डबल हमको देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर लिमिट कर दिए, 2 दे रहे हैं तो 4 होना चाहिए, मगर हम 3 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में वो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ कार्बन के रूप में लिबरेट होना शुरू होता है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि द गैस केरोसिन स्टोव्स यूज्ड एट द होम हैज़ इनलेट फॉर एयर। तो उसमें आप देखिएगा जितना भी हमारा स्टोव है, ठीक है, गैस चूल्हा है, तो वहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन जाने के लिए इनलेट के रूप में रहता है। ठीक है, जहाँ से सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपका फ्यूल बर्नर में जाकर जलता है, और इसीलिए जो है वो आपका ब्लू फ्लेम
के रूप में देता है। मगर यदि कई बार वो जो आपका ओपनिंग है ऑक्सीजन जाने के लिए, एयर जाने के लिए, अगर कहीं पर वो ब्लॉकेज वगैरह के रूप में होगा तो सम टाइम आपको ये भी फील होगा कि अब हमारा जैसे फ्यूल में कोल है, पेट्रोलियम है, तो इसमें जो है कुछ अमाउंट, क्योंकि ये ज़मीन से सारा निकलता है तो उसमें नाइट्रोजन सल्फ़र भी रहता है, ठीक है। और जब इसको जलाते हैं तो ऐसे स्थिति में हमको नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फ़र का भी ऑक्साइड कंबशन में हमारा निकलता है। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फ़र का ऑक्साइड मेन पोल्यूटेंट के रूप में है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में दूसरा प्रॉपर्टी आपके बुक में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जो है आपका कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। तो आपने कंबशन से रिलेटेड जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या कोई और भी वे हो सकता है कि हमारा केमिकल, कोई और भी वे हो सकता है जिसमें कि हमारा कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है बिना कंबशन का? तो आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लेते हैं और उसको वाटर बाथ पर हीट करते हैं। वाटर बाथ आप जानते हैं, वाटर बाथ पर हीट क्यों किया जाता है, डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो डेंजर भी होता है क्योंकि हाईली फ्लेमेबल अल्कोहल होता है और काफ़ी इसका कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। इसलिए हम लोग स्लोली हीट करते हैं वाटर बाथ में। और क्या कर रहे हैं कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है, जो कि वायलेट कलर का होता है, उसको हम लोग आस्ते आस्ते ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो फेंट होते चला जाएगा, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। मगर एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट जब डाल देंगे तो वो फेंट नहीं करेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, जिसके चलते वो फेंट करना छोड़ देता है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग कि चेक करते हैं इस एक्टिविटी के बेसिस पर क्या हो रहा है। तो अल्कोहल को हम लोग जब हीट करके पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो केसरिया कलर का होगा, इसका भी कलर फेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है कि हमारा अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिटिक एसिड में, और साथ में आपका वाटर भी दे रहा है। तो बिना कंबशन का भी हमारा केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या है कि वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है, ये दोनों क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई के रूप में दे रहे हैं। आपको अल्कोहल को टू अदर्स। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूँकि ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है तो इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बोल रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट
are oxidizing alcohol to acid. That is adding oxygen to the starting material, hence they are known as oxidizing agent. फिर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि इथीन है, इथाइन है, ये सब में क्या है कि कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहा है आपका कार्बन में, कार्बन के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आप ये दो स्ट्रक्चर को आप ज़रा स्टडी करके देखिए कि कार्बन यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम तोड़ दें, इसका इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर हुआ था वो फ्री होकर यहाँ पर हाइड्रोजन यदि जुड़ता है तो ये सैचुरेटेड फील करता है। मतलब कि हेट्रो एलिमेंट के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाकर कार्बन ज़्यादा खुश होता है। जब उसके पास हेट्रो अवेलेबल नहीं होता है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो इसलिए है क्या कि अनसेटिस्फाइड ही है, इसलिए अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर एडिशन होने के लिए एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका, अगर हम इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट में जैसे निकेल है, पैलेडियम है, टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए इस मैकेनिज्म को ज़रा ठीक से समझ लिया जाए कि इस तरह का कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि इसका डबल बॉन्ड टूटा और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया। हाइड्रोजन भी एक तरह से कोवैलेंट बॉन्ड करके H2 में है, तो ये भी टूटा और एक एक हाइड्रोजन जो है ना एक एक कार्बन को मिल गया और इस तरह जो है, इस तरह यहाँ पर एक बॉन्डिंग करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो ये पॉसिबिलिटी एडिशन का कार्बन कंपाउंड के साथ, खासकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रहता है, इसलिए ये रिएक्शन ये करता है। और ये जो भी रिएक्शन हो रहा है तो वो आपका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसलिए तो कैटलिस्ट होता क्या है, तो कैटलिस्ट एक तरह से आप जानते भी होंगे कि ये रिएक्शन को सपोर्ट करता तो है, बट क्या है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आर सब्सटेंसेस दैट cause a reaction to occur or proceed at the different rate without reaction itself being affected. So this reaction commonly used in hydrogenation of vegetable oil using a nickel catalyst. तो आप इंडस्ट्री वगैरह में देखिएगा कि ये आपका जो वेजिटेबल ऑयल है वो एक्चुअली क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या है कि वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, और रिएक्शन करके वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। इसीलिए कई बार आप देखिएगा कि जो वेजिटेबल से रिलेटेड बना हुआ चीज़ बहुत दिन तक रख देते हैं तो रेंसाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर देते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया तो फिर वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो काफ़ी दिनों तक रह जाएगा। अब जैसे कि आप वेजिटेबल ऑयल को डालडा में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो वो डालडा जो है काफ़ी दिनों तक उसका प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो है आप एडिशन रिएक्शन से ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जो है लॉन्ग चेन है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और एनिमल फैट्स जो है वो आपका लॉन्ग सैचुरेटेड कार्बन चेन है। तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है और एनिमल फैट जो है वो सैचुरेटेड है। तो एनिमल फैट इसीलिए हार्मफुल भी है फॉर हेल्थ, जबकि वेजिटेबल ऑयल जो है वो आपका हेल्दी है, क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो वो इजीली जो है सुपाच्य के रूप में हो जाता है, जबकि एनिमल फैट जो है वो पचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में आपका कार्बन चेन का बना हुआ फैटी एसिड है। तो यहाँ पर वही एडिशन रिएक्शन जो है निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और इस तरह से आपका। तो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में चेक करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। जो सैचुरेटेड है वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है, जो रिएक्शन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, ठीक है। मगर यहाँ पर एक बात है कि यदि उससे कोई ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ अवेलेबल अगर हो जाए तो क्या है कि पहले से बैठा हुआ कोई चीज़ है उसको हटाकर वो बैठ जाता है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग पीछे भी हमारे वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल के चैप्टर में आपने देखा होगा, ठीक है, और भी हमारा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो को देखे होंगे। तो क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाता है हाइड्रोजन एटम इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. It is called substitution reaction because one type of the atom or group atom takes place of the another. तो आप देखिए कि हाइड्रोजन H2 जो है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जो है वो भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका भी एक वैलेंसी और क्लोरीन का भी एक वैलेंसी, मगर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग के रूप में है, और इसलिए जो है उसको जब मौका मिलेगा और सनलाइट के प्रेजेंस में ये करता है क्या कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा देता है और फिर जो है ये उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विथ ए हाई होमोलोगस ऑफ द अल्केन्स। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन बैठ गया जो कि क्लोरोमीथेन बना लिया। उसी तरह फिर दूसरा हाइड्रोजन को हटाया, एक और क्लोरीन बैठ गया तो डाइक्लोरोमीथेन बन गया। उसी तरह एक और क्लोरीन को हटाया तो यहाँ पर 3 बन गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। उसी तरह चारों हाइड्रोजन को हटा दिया और आपका टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया, और ये बन गया एक होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, मेरे ख्याल से सब बातें आप समझ रहे होंगे। आइए उसी को एक रिएक्शन के रूप में आप देख लीजिए। ये सारा रिएक्शन हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा। तो मीथेन प्लस हाइड्रोजन मीथेन प्लस क्लोरीन होना चाहिए यहाँ पर, क्लोरीन। मीथेन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन बनाया, और अभी जो हमने दिखाया ये सारा रिएक्शन कुछ इस तरह का होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन के साथ हो रहा है आप समझ गए होंगे।